और आज आपके लिए आज आपका समय है वो बहुत कीमती है। कल इलेक्शन है आपका और शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको करनी है, तो मैंने कुछ बस छोटे छोटे सवाल रखे बिना किसी भूमिका के पूछता हूँ। मैंने आपकी इस किताब को एक विद्यार्थी की तरह पढ़ा है। अच्छी बात। आपने को किसी भी तरह के विचारधारा से मुक्त होकर उसको मैंने देखा, तो उसमें से जो सवाल उभर के आए हैं उसमें एक सवाल, मेरा पहला सवाल ये है कि भारत माता की जय का जो नारा है उसको लेकर उस वक्त सावरकर और अरविंद घोष के जो विचार थे और टैगोर और अंबेडकर के जो विचार थे, उनका जो फ़र्क था, उसको आज के संदर्भ में आप कहाँ देखते हैं जो इस समय का वक्त चल रहा है? देखिए, भारत माता की जय कहने में कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में हमारे देश की परंपरा में कई किस्म की रीति है हमारे देश को देखने के लिए, और अगर आपके मन में भारत आपकी माता है तो उसकी जय तो कहेंगे ही। लेकिन अगर हमारे देश में, और देखिए मैं तो इस किताब आपके बारे में राष्ट्रवाद के बारे में लिखा हूँ और देश प्रेमी के बारे में भी, और अगर हमारे देश प्रेम करने वाले ऐसे भी हैं जिनको दूसरे कारण के लिए, शायद उनका मज़हब हो या कुछ और, वो कहते हैं कि हमें तो देश को माता के जैसे, देवता के जैसे देखना हमारे मज़हब के विरुद्ध है, इसलिए हम कुछ और कहेंगे, हम जय हिंद कहेंगे, जय भारत कहेंगे, जो भी है, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। मेरे समझ में हमारे संविधान के अनुसार उनको ना कहने का हक है, और मैं नहीं चाहूँगा, मैं तो कहूँगा खुशी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि किसी और के ऊपर मेरे प्रेफरेंस को इम्पोज करें। गांधी जी भी ऐसे ही कह रहा था, जैसे गांधी जी वेजिटेरियन था, आपको मालूम है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि देश में सारे मीट या बीफ वगैरह बैन कर दे, उसने कहा कि देखिए, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे मेरे प्रेफरेंस को दूसरे पे इम्पोज करूँ। तो इस किस्म का सोच है मेरा भी, और मेरे ख्याल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, हमारे संविधान में यह है कि सब लोग को इतनी आज़ादी हम देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी के तरीके से हमारे देश को अपने प्रेम दे दें। एक राष्ट्रवाद को लेकर जो तमाम अवधारणाएं हैं उनको लेकर जिक्र किया है फ्रांस का। फ्रांस के वर्ल्ड, जो 2018 के शायद की बात है, वर्ल्ड कप के दौरान उनकी टीम में ज़्यादातर अफ्रीकी खिलाड़ी थे, और जब सारी अफ्रीकी टीमें बाहर हो गई तो कहा गया कि अफ्रीका की लास्ट टीम बची है। ये आपकी ऐसा किताब में लिखा है। तो जिस जातीय राष्ट्रवाद की बात आपने फ्रांस में की है, क्या ऐसा कुछ आप भारत में देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारे देश में ये ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो फ्रांस में और आजकल सारे यूरोपियन देश में देख रहे हैं कि दूसरे लोगों से इमिग्रेशन काफ़ी रीसेंट फिनोमेनन है, मतलब कुछ सालों से हुए, शायद एक पीढ़ी के अंदर ही ये लोग सब आके फ्रेंच बन गए। हमारे देश में जो लोग आते जाते रहे, जो हम सुने हैं कि कारवान बन गए, लेकिन ये कारवान बनने के बाद कुछ सैकड़ों हो गए। तो हम नहीं कहेंगे कि कोई भी है हमारे कोई भी टीम में जो फॉरेन ओरिजिन के लोग कहा जा सकता है, तो इसमें तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं देखता हूँ। नहीं, पर देश में जिस तरह के कानून बन रहे हैं, जिस तरह को लेकर विरोध हो रहे हैं असम में और बंगाल में और तमाम जगहों पे, तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में इसको। अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि हमारे देश में 47 के बाद तो एक नई डायलॉग शुरू हो गए। मेरे ख्याल में क्या हो गया था कि हमारे जो देश की जो पार्टीशन हुई 1947 में, वो तो आपको पता है ये ज्योग्राफी के बुनियाद में नहीं हुई है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर वर्सेस दक्षिण तो नहीं था, ना आइडियोलॉजी के बुनियाद में, एक साइड पे मार्क्सिस्ट जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, एक साइड पे कम्युनिस्ट, दूसरे साइड पे कैपिटलिज्म पसंद करने वाले, ऐसे कुछ नहीं हुआ हमारे देश में। हमारे देश में एक ही विषय पे हमारे देश की भिन्नति हो गई, और ये विषय था कि क्या हमारे राष्ट्रवाद हमारे मजहब से आता। अगर पाकिस्तान बनाने वाले ये सोचा कि उनकी जो पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी धर्म, उनकी मज़हब से आते हैं, वो अलग देश बना के चले गए। और हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स थे, गांधी जी से लेके, लेकिन सारे, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और ऑफ कोर्स डॉक्टर अंबेडकर, ये सारे कहा कि देखिए, हमारा संघर्ष को सबके लिए था, और हम जब एक नया संविधान लिखेंगे, एक नया रिपब्लिक को स्थापित करेंगे, ये सबके होंगे। तो ये था सबका बड़ा फ़र्क। मैं
अंग्रेजी में जब इस किताब लिखा मैंने इसका एक टर्म इस्तेमाल किया, सिविक नेशनलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, संविधान और स्थापनों से बनाया हुआ है, और ये है हमारे राष्ट्रवाद। क्योंकि दूसरे देशों में अगर आप पुराने जर्मन नेशनलिज्म देख लीजिए, उनकी जो राष्ट्रवाद है वो भाषा पे, धर्म पे और रेस पे जुड़े हुए थे। अगर आप जर्मन होते तो आप गोरे होते थे, जर्मन भाषा बोलते थे, और आप क्रिश्चियन होते थे, ये ऑटोमेटिकली उनके राष्ट्रवाद में थे। लेकिन हमारे भारत में जो 1947 में और 1950 में जो हम संविधान को हम अडॉप्ट किए, इसमें लिखा है कि आपकी मज़हब जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आपकी लिंग जो भी हो, आपके क्षेत्र जो भी हो, आप जहीं भी आपका जन्म हुआ, आप भारतीय नागरिक है तो सब लोग का एक ही हक के साथ जीते हैं। तो ये था हमारा। लेकिन उसी वक्त एक छोटा, उस ज़माने में वो छोटा सा एक एलिमेंट थे हमारे देश में जो अलग सोचते थे, जो कहा कि जैसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए कहा कि उनके पहचान उनके मज़हब से आते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारे देश एक हिंदू राष्ट्र, एक पवित्र हिंदू राष्ट्र है, और दूसरे जो है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग या अतिथि है या वो लोग डाकू हैं, हमारे घर के अंदर घुस जाए और उनको हमें यहाँ से भगा सकते हैं। तो इस किस्म की सोच मेरे ख्याल में, अगर आप देखेंगे पहला 3-4 चुनाव में तो बहुत कम आंकड़े मिले उनको। 52 में हिंदू महासभा था, भारतीय जनसंघ, उसके बाद आजकल तो हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन 1989 के चुनाव तक इस किस्म की सोच के लिए ज़्यादा समर्थन नहीं मिले हमारे देश में। तो हमारे जो राष्ट्रवाद थे, सबको लेके इकट्ठे करके एक समावेशी भारत और इंक्लूसिव इंडिया, सब एक साथ है, इस किस्म के राष्ट्रवाद है। लेकिन अभी क्या हुआ है मेरे ख्याल में सुधीर जी, कि एक नए किस्म के राष्ट्रवाद के बारे में ये लोग कहने लगे और पढ़ाने भी लगे। कि लोगों से कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश में हम लोग हैं जो हकदार है, ये हमारे देश है, और दूसरे जो आए थे ये सारे हमने हमले करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आए थे, और उनके लोग हम बिल्कुल एक किस्म से नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल में ये इट्स अ फंडामेंटल असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं जब इसके खिलाफ बोलता हूँ, मैं मेरे संविधान के बारे में और हमारे स्वतंत्र संघर्ष के इतिहास पढ़ के मैं बोलता हूँ कि ये कभी नहीं हो सकता। अभी ये देखिए कि जब हमारे देश में बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं, इसलिए आप आसाम के उदाहरण ले लीजिए, मैं अभी गुवाहाटी से पहुँचा हूँ, बात अलग होती है क्योंकि जो 47 में जो हमारी पार्टीशन हुए मज़हब की बुनियाद पे, और 71 में बांग्लादेश अलग हो गए, तो लोग कहते हैं उनको अपना ही देश है, हमें यहाँ क्यों आने दी। लेकिन हमारे इतिहास में देखिए कि बहुत सैकड़ों से पॉपुलेशन मूवमेंट दोनों तरफ होते थे, और ये कंटिन्यू कर रहा था, निरंतर हो रहा था। और हमें अभी कई सरकार, सिर्फ भाजपा की सरकार, दूसरी सरकार भी सोचे कि ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं, कम्युनल प्रॉब्लम नहीं, ये तो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस इशू को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक तो यह है कि हमारे देश के अंदर जो भारतीय नागरिक हैं उनके हक क्या है, और उसमें मैं कहता हूं कि भारतीय नागरिक सारे, जो भी उनके बैकग्राउंड, जो भी उनकी पहचान है, वो हमारे हैं, हमारे नागरिक हैं। और मैं एक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैं ही कहता हूं कि ये समावेशी भारत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ से जब आप स्पेसिफिक केसेस कह रहे हैं कि ऐसा में जो कुछ हो रहा है, या कोई और, आपको श्रीलंकन टाइमर्स की कहानी भी याद होगी, या नेपाल के सिविल वॉर के वक्त नेपाली हिंदू भी आ गए हमारे देश में, और हम मान लिया कि ये लोग या अभ्यर्थी है, रेफ्यूजीज़ हैं, या हम कहेंगे कि देखिए आप टेम्पररी आ सकते हैं लेकिन आपको आपका देश वापस जाना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल में वी कांट मिक्स अप द टू इश्यूज़। जो इमिग्रेशन का प्रश्न है वो अलग है, जो विदेशी लोग हमारे देश में आ रहे हैं, और सही बात है कि हम फ्रांस के जैसे देश थोड़ी है, हमें ज़्यादा इमिग्रेशन एसिमुलेट करने के लिए इतना मौका नहीं है। लेकिन जो हमारे नागरिकों का प्रश्न है उसमें हमारा स्टैंडर्ड स्पष्ट है 47 से, और संविधान में जो लिखा है वो है मेरी होली बुक, मेरी गीता वो है। सवाल है मेरा राजनीति और धर्म के बारे में। ईसाईयत विश्व साम्राज्य की बात उसके मूल में थी, दरुल इस्लाम की बात होती है इस्लाम में, और विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हिंदुत्व में हमारे कही गई है।
आप इनमें कुछ फर्क देखते हैं? सॉरी, माफ कीजिए, मैं चाय पे ध्यान दिया। क्या विश्व गुरु के बारे में पूछा? विश्व गुरु के बारे में नहीं पूछा मैंने। विश्व क्या? विश्व सुना, मैंने सोचा कि जो हिंदुत्व की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, इस्लाम में दरुल इस्लाम या ईसाईयत में विश्व साम्राज्य, ये सारे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स तो उसमें कोई फर्क है क्या? जैसे हम भाईचारे की बात करते हैं, या मतलब ऐसा लोग मानते हैं कि बाकी ईसाईयत और इस्लाम में विस्तार की बात है कि हम साम्राज्य विस्तार करते हैं, जबकि हम भाईचारे की बात करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूं कि इस्लाम में उनकी ही रीति है सोचने का, हिंदू धर्म में अलग होता है। मेरा तर्क है हिंदू धर्म के भीतर, क्योंकि हमारे धर्म में, मेरे हिंदू धर्म ऑफ कोर्स भारत में ही पैदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ग्रोइंग अप करके मेरा सारे अनुभव यही था, और बहुत पढ़ के, क्योंकि मैं एक विवेकानंद भक्त भी था बचपन से, बहुत उनके भाषण, उनके लेख में पढ़ के बोलता हूँ कि जो मैं समझता हूँ हिंदू धर्म का, ये है कि हमारे धर्म में हमारा सोच ये है कि, मैं अंग्रेजी भी कहूँगा कि उसने ही अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध भाषण में कहा था शिकागो में, that we are a religion that teaches not just tolerance but acceptance। अब इसका तो फ़र्क काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप टॉलरेंस के बारे में सोचेंगे, जो भी हमारे भारतीय स्कूलों में इतिहास पढ़े होंगे तो आप सुनेंगे कि टॉलरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बड़ी वर्च्यू है। लेकिन टॉलरेंस का मतलब क्या है कि कोई राजा बैठ के कहते हैं देखिए मेरे पास सत्य है, आप तो असत्य में जीते हैं, लेकिन मैं इतना टॉलरेंट हूँ कि मैं आपको असत्य में जीने का इजाज़त देता हूँ। यह है टॉलरेंस। मेरे ख्याल में काफ़ी पेट्रोनाइजिंग आइडिया है। जो विवेकानंद ने कहा कि हिंदू धर्म ऐसे नहीं है, हिंदू धर्म में कहते हैं एक्सेप्टेंस। मेरे पास सत्य है, मैं सोचता हूँ, आप मानते हैं कि आपके पास भी सत्य है, मैं आपके सत्य को इज्जत देता हूँ, आप मेरे सत्य को भी इज्जत दे दीजिए। तो इस किस्म के धर्म है हिंदू धर्म, और मेरे ख्याल में इस किस्म के सोच के साथ हमारी संविधान भी लिखा गया कि आप सब आपके ही धर्म को, आपके मज़हब को प्रैक्टिस कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप हमें तकलीफ मत दीजिएगा और हम आपको तकलीफ नहीं दे देंगे, हम एक साथ रहेंगे ना। आपके धर्म के अंदर आप कैसे भी जीने चाहते हो, दैट्स अप टू यू। आपका, हमारे देश में पर्सनल लॉ भी है, ईसाई का, मुसलमानों का, और हम कहते हैं कि ये है हमारी सिविक इंस्टीट्यूशंस, हमारी एक संविधान है, सबको इक्वली अप्लाई करते हैं, इसमें कोई तर्क होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे हिंदुत्ववादी आके कहते हैं कि उनके समझ में हिंदू धर्म कुछ और है, और वो कहने लगते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, वो हमारे घर में घुस के आए हैं बाहर से, इस किस्म की सोच, वो मुझे मानना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ संविधान के खिलाफ है। सिर्फ संविधान के खिलाफ होना नहीं, उससे भी ज़्यादा यह है कि हमारे देश की जो सोशल हार्मनी, जो सामाजिक एक साथ का जीने की बड़ी ज़रूरत है हमको इस समय में, इस युग में। अगर हम एक साथ नहीं जी सकेंगे, क्योंकि इस किस्म के विभिन्न करने वाले आइडियोलॉजी सरकार की तरफ से भी फैली जा रही है, तो मेरे ख्याल में हमारे देश में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। एक सवाल राष्ट्रवाद के बारे में फिर से पूछता हूँ। राष्ट्र को लेके या राष्ट्रवाद के बारे में जो मेरी अपनी सोच है या आम सोच है, वो एक सीमा रेखाओं में बंधा हुआ एक भूभाग जिसमें पहाड़, पर्वत, नदी, जलवायु सब कुछ आता है। हम उसको प्यार करते हैं, हम जिस उस बाउंड्रीज़ में रहते हैं वो मेरा प्यार है, वो मेरा राष्ट्रवाद है। आप किताब में अंतर्राष्ट्रीय मानववाद की बात की गई है, दोनों में क्या फ़र्क है? मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति या देश प्रेम दो अलग अलग चीज़ होते हैं। नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म आर नॉट द सेम थिंग। देश की प्रेम हमको होते हैं क्योंकि जैसे हम हमारी माँ को प्रेम देते हैं, प्यार करती है, क्योंकि माँ हमारी है। शायद हमको पता है कि दूसरों की आंखों में माँ बहुत सुंदर नहीं है, या बहुत अच्छी तरह नहीं बोलती है, या उनके जो भी है हमारे देखभाल जैसी करती है, कुछ शायद इम्परफेक्ट है, लेकिन माँ तो हमारी माँ है। हम किसी को नहीं उनके खिलाफ बोलने देंगे, और हमें लगता है कि जो प्यार हम उनके लिए है, शी इज़ आवर्स एंड वी आर हर्स। माँ मेरी है और मैं माँ का हूँ। तो यही है देश प्रेमी।
ये देश हमारे हैं, हमको पता है कि बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं, बहुत सारे कमियां हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं हमारी डेली ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी हमारे हैं। तो इस किस्म के जो देश प्रेम, देशभक्त कह सकते हैं आप, ये है मेरे ख्याल में असली पेट्रियटिज्म। ये सबको होता है, और ये शायद कभी कुछ बू से आ सकता है आपके मन में, कुछ गाना सुन के आ सकता है, कोई भी कुछ खाना खा के आ सकता है। मतलब देश प्रेम एक इमोशन होता है, एक फीलिंग है। लेकिन जब आप राष्ट्रवाद के बारे में बोलते हैं, ये तो मन से आता है, और ये आप आपके स्टेट के लिए भी, आपके राजा के लिए पुराने ज़माने में, शायद आजकल आपके प्रधानमंत्री के लिए, फौज के लिए, इस किस्म की चीज़। और राष्ट्रवाद को कई बार दूसरे देशों के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों का ये फ़र्क है कि वन हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद द अदर। आप देश प्रेमी हो सकते हैं और आप शायद उस किस्म के राष्ट्रवादी पे आप सहमत नहीं हैं, या आप राष्ट्रवाद हो सकते हैं लेकिन आपकी राष्ट्रवादी इतनी एब्स्ट्रैक्ट है कि आप देश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप आपके अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लुएंस, आपके मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो फौज के बारे में आप बोलते हैं, या जो भी हो, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों का अंतर अगर हम समझ लिए तो आपको मालूम है, आप कह सकते हैं आप चाहते हो तो कि मैं राष्ट्रवाद भी, राष्ट्रभक्त हूँ और देशभक्त भी हूँ, ठीक है, वो दैट्स योर प्लेजर। या आप इसके अंदर एक फ़र्क मान के आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, लेकिन जिस राष्ट्रवाद के बारे में मैं सुन रहा हूँ मेरे मन में कोई शक है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ गलतियाँ नहीं देखता हूँ। थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आप ब्रिटेन में पैदा हुए और आप भारतीय नागरिक हैं, आपने वहाँ का पासपोर्ट लेना शायद मना किया। नहीं, मैंने मना किया क्योंकि हाँ, आपने मना किया, तो बहुत सालों से, लेकिन आप बिना पासपोर्ट के शायद वहाँ जा सकते हैं। जी देखिए, बात यह है कि जिस वक्त मेरा पिताजी वहाँ काम कर रहा था और मेरी माँ उनके साथ थी और मेरा जन्म हुआ, उस वक्त उनका नियम काफ़ी सिंपल था कि वहाँ जन्म हुआ तो पासपोर्ट आपका हक है। मैं तो करीब 2-2.5 साल के उम्र पे वापस आया भारत, तो उस वक्त मेरा नाम मेरी माँ के पासपोर्ट पे लिख के भारतीय पासपोर्ट में ही वापस आया, तो बचपन में नहीं रहा। मुझे इसके बारे में पता चला जब मैं पहले वजीफ़ा लेके, स्कॉलरशिप लेके मैं अमेरिका जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, और रास्ते में हमारे पिताजी के दोस्त रिश्तेदार भी थे इंग्लैंड में, तो रास्ते में रुक के इंग्लैंड भी देख के चलूँ कह के मैंने ब्रिटिश वीज़ा, उस ज़माने में उसका नाम था एंट्री परमिट, उसके लिए एप्लीकेशन देने के लिए चला गया। मैं इस कहानी लिखा हूँ इसमें। तो जब मैं ब्रिटिश हाई कमीशन में कलकत्ते में, मेरे पिताजी रहता था उस वक्त, वहाँ गए तो मुझे बुलाया गया, डिप्यूटी हाई कमीशन आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं सोचा मैंने क्या गलती की, मैं तो फॉर्म को बहुत ध्यान से फिल किया था। अंदर जाके गया, उसने कहा कि देखिए आपने इसके लिए क्यों अप्लाई किया। मैंने कहा क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक हफ्ते 10 दिन के लिए रुक के उसके बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। उसने कहा कि देखिए मैं हमको ये नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या गलती की, मेरे क्या दोष है इसमें। कहा कोई दोष नहीं है, मैं आपको पासपोर्ट दे सकता हूँ लेकिन आपको वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में आप टेक्निकली एक ब्रिटिश सिटीजन है। तो मैंने कहा ब्रिटिश सिटीजन नहीं हूँ, मैं शीशे में ही देखता हूँ कि मैं ब्रिटिश नहीं हूँ, मैं भारतवासी हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आपका पासपोर्ट नहीं चाहिए, मैं कैसे घुस जाऊँ आपके देश में। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आप रख लीजिए, लेकिन सिर्फ आपका पासपोर्ट देखने से, भारतीय पासपोर्ट देखने से कि आप लंदन में जन्म हुआ, आपको अंदर आने देंगे। बिना वीज़ा, बिना एंट्री परमिट से मुझे अंदर जाने देते थे। फिर मार्गरेट थैचर आई, सब कुछ बदल गए, और ये प्रश्न दोबारा, मैं ये तो लंबी कहानी नहीं कहूँगा आप लोगों को, लेकिन ये प्रश्न दोबारा 30 बार 4 बार आए। तो अंत में मैं कुछ और बंदोबस्त करके एक सर्टिफिकेट ले लिया मेरे पासपोर्ट में। और अब आजकल ब्रिटिश तो इतने जेनरस नहीं है, आजकल तो मेरे ख्याल में वो बहुत जल्दी पासपोर्ट देने नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ज़रूरत है, कि कभी नहीं होने वाला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हुआ, मुझे अभी भी लीगल राइट है, मुझे अधिकार है पासपोर्ट मांगने के लिए। लेकिन मुझे बचपन से ही लगा कि मैं तो भारतवासी हूँ, मेरा सोच भारत के बारे में ही है। और आपको पता है, जब मैं संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशंस में कई साल काम किया, 29 साल तो काम किया, पूरे टाइम में भारत के बारे में लिख रहा था। मेरा सोच, मेरा पढ़ना, मैं लोगों से मिलना, सब कुछ वहाँ का। कुछ सालों के लिए मैं हर रोज़ एक डेली न्यूज़पेपर भारत से लेके पैसे देके, उस वक्त इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं थे, तो एक डेली न्यूज़पेपर 8 दिन बाद 10 दिन बाद पहुँचते थे, और मैं
8 दिन पुराना खबर पढ़ के भारत में क्या कुछ हो रहा है मैं देख रहा था। तो इस किस्म के जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है अपने देश से, शायद वो एक किस्म की देशभक्ति भी है। आज के दौर में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो आप जो आज के दौर की हम बात कर रहे हैं, भारतीय बुद्धिमत्ता है, एकेडमिक्स है और एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके पोस्टर बॉय हैं। मतलब इस तरह से लोग देखते होंगे कि हाँ भाई शशि थरूर वहाँ पर हैं भारत में। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कल कांग्रेस के चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो ये कांग्रेस के लिए कैसा होगा, आपसे जानना चाहता हूँ। वो तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैं तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत बने, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, कई लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन वो शायद हमारे तरफ से देख के अभी भी ज़रा सा शक है कि क्या कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस कामयाब होंगे। क्योंकि जब मुझे मालूम है कि इस कमरे में भी शायद बहुत लोग होंगे जो पहले कांग्रेस को समर्थन देते थे, लेकिन 2014 में या 19 में या दोनों में भाजपा को वोट दिए। 2014 में मोदी जी ने तो बहुत अच्छे भाषण दे के बताए कि देखिए मैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, मैं रोज़गार लेके आऊँगा। अभी 8.5 साल के बाद अर्थव्यवस्था डूब गई है और रोज़गार, आपको पता है कि 1.5 साल पहले हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सका कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के सबसे बुरे आंकड़े हमारे इतिहास में। जब से हम आंकड़े लिखने शुरू किए, सबसे बड़े आंकड़े मोदी सरकार के एक बड़ा दान है। तो इस हालत में लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जब ये सब महसूस कर रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये गिरती जा रही है, तो हम, और नोटबंदी के बाद कितने लोग को इतनी दिक्कतें आ गए, तो लोग सोचते हैं कि हम क्यों इसको दोबारा वोट करें। और मेरे ख्याल में, शायद गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उनको काफ़ी वोट मिल रहे हैं क्योंकि लोग को एक ऑल्टरनेटिव उनके मन में, उनको अभी तक पूरा भरोसा नहीं आया। और मेरे ख्याल में ये अगर हम जनता के सामने एक नई ऊर्जा दिखा के हम कांग्रेस पार्टी की जो कामयाबी हम दिखा सकते हैं और हमारे पार्टी के अंदर कुछ बदलाव लेके आके, कुछ परिवर्तन करके हम एक नए फेस से लोगों के सामने गए, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जो 19% हमें 2014 में और 2019 में मिले, उससे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं और हम दोबारा सत्ते पे भी इस देश के लिए आ सकते हैं। और वैसे भी मैं चाहता हूं भारत के ये जो आइडिया ऑफ इंडिया हम बार बार कहते हैं, जो संविधान का जो सोच है भारत के बारे में, यही है कांग्रेस पार्टी का विचारधारा। ये तो भारत के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है और अगर भारत के लिए हमको इसको सुरक्षित रखना है तो हम भी मजबूत होने चाहिए। इसलिए मैं खड़ा हूँ। अभी नेतृत्व क्या चाहते हैं वो तो शायद अलग बात है, और जो नेतृत्व में है नॉर्मली उनको बदलाव देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं है, क्योंकि वो खुद है जिनके पोजीशन शायद उनको ऐसे थ्रेटन लगेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये सिर्फ कहूँगा कि हम है इसके लिए, और कल कांग्रेस पार्टी के सारे डेलीगेट, सारे जो जनता है वो लोग तय करेंगे और 2 दिन के बाद आप सबको पता होगा। लेट्स होप। मैं तो उम्मीद में ये कहता हूँ कि मैं इसके लिए एक बस आखिरी सवाल है जी, पीसीसी डेलीगेट्स टाइम बहुत कम है, बस आपकी जो विचारधारा, मैंने जो किताब में पढ़ा, जो आपने सारी बातें लिखी और अभी आपने जो कहा, जो इस समय लेकिन परेशानियां हैं, लेकिन जो देश की बहुलतावादी, जो बहुसंख्य आबादी है, उसके मन में एक जो आपने लिखा भी है हिंदू राष्ट्रवाद की बात है, वो उसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए बहुत चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। अगर आप एक राजनीतिक जवाब चाहते हैं तो मैं तुरंत बोलूँगा कि ये हिंदुत्ववाद के विवाद करने के अलावा मैं लोगों से सिर्फ ये एक प्रश्न पूछूंगा। एक्चुअली मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक जवाब दिखाइए, ये 8.5 साल में इस सरकार के कारण, इस सरकार के काम के कारण यहाँ कितने लोग हैं जिनकी जीवन बेहतर हो गए, जिनकी डेली जिंदगी में आप कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकें? कोई नहीं है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, बताइए। मैं हिम्मत से कही, मैं तो आपकी ज़िंदगी अगर बेहतर होगी इसी सरकार के कारण करीब 8 साल, 8.5 साल में, तो आप देखिए कितने, आप प्रतिशत गिन के देखिए तो शायद 2% होंगे इस साल। तो जब इतने सारे लोग नहीं कह भी सकते कि उनकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट हो गई है, इसका मतलब क्या है
कि लोग अंदर में काफ़ी असंतुष्ट है। इस सरकार उनके जीवन को बेहतर नहीं कर सका। तो ये बात है, तो मैं चाहता हूं कि हम कहें कि देखिए हमारे तरफ बहुत अनुभवी लोग हैं। हम तो आपको याद है क्या क्या किया 10 साल मनमोहन सिंह साहब के समय, जो हर साल 1 करोड़ व्यक्तियों को बिलो द पॉवर्टी लाइन स्टेटस से, गरीबी से निकाल के ऊपर बना दिया। ये सब जो कांग्रेस पार्टी कर सका, अगर आपको हम दोबारा मौका देंगे, हम आके आपके लिए रोजगार लेके आएंगे, अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, इस देश को अच्छा बनाएंगे।